नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे जीएम फसलों की। इस मुद्दे पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति ने व्यावसायिक खेती के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम सरसों को मंजूरी दे दी है। यह मुद्दा इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत 70% खाद्य तेल आयात करता है। इसकी लागत करीब 1 लाख करोड़ आती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति की सिफारिशों को सरकार की मंजूरी यदि मिल जाती है तो खाद्य तेल आयात पर निर्भरता कम होगी और कपास की तरह तेल का भी निर्यात किया जा सकेगा। लेकिन जीएम फसलों की शुरुआत कितनी फायदेमंद है? जीएम सरसों क्या है? यदि फायदेमंद है तो देश में कुछ संगठन इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? मुद्दा आपका में जीएम सरसों और फसलों से जुड़े विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। डॉक्टर एनके सिंह जी स्टूडियो में मौजूद हैं, जो नेशनल प्रोफेसर हैं ICAR NIPV से। आपका स्वागत है एनके सिंह साहब। और साथ ही हम बात करेंगे स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक डॉक्टर अश्वनी महाजन जी से। अश्वनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस पूरे मामले में जो जीएम सरसों है, इसमें महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पूर्व दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व वीसी दीपक पेंटल जी से भी मैं बात करूंगा। दीपक जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं कृषि मंत्रालय के ज्ञान प्रबंधन के निदेशक डॉक्टर SK मल्होत्रा जी। मल्होत्रा जी, आपका भी स्वागत है। और शुरुआत दीपक जी मैं आपसे ही करूंगा इस पूरे जो एक उपलब्धि है इस चीज को लेकर, क्योंकि आपकी उपलब्धि इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पिछले करीब 1 दशक से आप जीएम सरसों के ऊपर और जो जीएम फसलें हैं उस पर काम कर रहे थे। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? आपका क्या कहना है? मैं ये कहूंगा जी कि सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है जीएम टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट करके। और अभी ये मस्टर्ड में है और भी क्रॉप्स में आएंगी। और मस्टर्ड में इसका काफी फायदा होगा देश को, क्योंकि ये पब्लिक फंडिंग से बनी हुई टेक्नोलॉजी है और इसका फार्मर पर कोई ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। और 20 से 50% यील्ड इंक्रीज होगा अगले 5 से 10 साल के अंदर। जी, लेकिन दीपक जी, इसके फायदे क्या हैं? आम उपभोक्ता की दृष्टि से, किसान की दृष्टि से, खेती की दृष्टि से क्या फायदे हैं? जरा हमें विस्तार से बताइए इस बारे में। मैं आपको सुन नहीं पा रहा। जी दीपक जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि इससे आम उपभोक्ता को, किसान को, खेती को क्या फायदा होगा? सबसे बड़ा फायदा तो किसान को होगा। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है जी, तो फार्मर की इनकम बढ़ती है और देश का जो इंपोर्ट इतना कर रहा है उस पर थोड़ी कमी आएगी। तो इसमें फायदा ही फायदा है। उपभोक्ता को मुझे पता नहीं क्या फायदा होगा। इसीलिए ये सारा बवाल उठता है कि फार्मर की इनकम बढ़ती है तो उसके साथ कीमतें इतनी कम नहीं होती, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल की, दूसरे ऑयल्स की बहुत जरूरत है कंट्री में। तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन फार्मर, कृषि का और देश का इससे फायदा होने वाला है। जी, अश्वनी महाजन जी, स्वदेशी जागरण मंच जीएम सरसों का, जो इस तरह की जीएम फसलें हैं उसका विरोध कर रहा है, सैद्धांतिक रूप से उसका विरोध। आपके माइक से कभी आवाज आ रही है, कभी नहीं आ रही। जी, अश्वनी जी, आपको बात सुनाई दे रही है मेरी? जी आ रही है। जी, अश्वनी जी, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? क्योंकि स्वदेशी जागरण मंच इसका विरोध करता रहा है और अब इसको मंजूरी मिल रही है जीएम सरसों को, आप कैसे देखते हैं? देखिए, आदरणीय दीपक पेंटल जी ने कुछ विषय उठाया कि यह इंडिजिनियसली डेवलप्ड सरसों है। वास्तव में मैं इनसे जानना चाहूंगा कि यह सरसों है या कनोला है। और दूसरा कि यह जो जेनेटिक, जो इंडिजिनियसली डेवलप्ड हम इसको मान रहे हैं, इसमें जो बेयर के जो 2 ट्रेट्स का इस्तेमाल किया गया है उसके IPR के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह एक विषय। लेकिन कुल मिलाकर के दीपक पेंटल जी इस बात को मानते हैं, जानते ही हैं कि यह हर्बिसाइड टॉलरेंट ट्रेट्स के साथ है। और हर्बिसाइड टॉलरेंट होने के कारण
इसमें हर्बिसाइड्स का, ग्लाइफोसेट इत्यादि का उपयोग भी बढ़ने वाला है। और हम जानते हैं कि जिस प्रकार से अमेरिका में हर्बिसाइड्स का और राउंड अप इत्यादि का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ा है, और उसके साथ ही साथ वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी प्रमाण में कैंसर भी बढ़ रहा है जी। तो ग्लाइफोसेट, हम लोग जानते हैं, WHO ने भी इस बात को मान्य किया है कि यह एक कार्सिनोजेनिक इसकी प्रॉपर्टीज हैं, जिसके कारण न केवल किसानों में जिनको जो उसका उपयोग करेंगे, बल्कि हमारी फूड चेन में भी यह प्रवेश कर सकता है जी। इसके अतिरिक्त, जैसे कि आदरणीय दीपक पेंटल जी कह रहे थे कि इससे हमारी विदेशी मुद्रा बचेगी। मुझे ऐसा लगता है कि हमें और ज्यादा अध्ययन करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास ऐसी बहुत सारी इंडिजिनियसली डेवलप्ड वैरायटीज हैं। जैसे कि मैंने इसके बारे में जानने का प्रयास किया तो पता चला कि इसकी जो टोटल यील्ड है वो 2200 से 2300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जबकि हमारी इंडिजिनियसली डेवलप्ड जो वैरायटीज हैं मस्टर्ड की, उसमें 2800 से लेकर 2900 किलोग्राम की यील्ड आ रही है। जी बिल्कुल। इसमें जो यील्ड बढ़ने का जो की बात आ रही है, तो हमारा ये मानना है कि इंडिजिनियसली डेवलप्ड जो नॉन जीएम वैरायटीज है वो ज्यादा यील्ड दे रही हैं। तो ऐसे में हम कम यील्ड वाले जो जीएम सरसों से हम कैसे इस देश में उत्पादन बढ़ाएंगे और कैसे इसका उपभोक्ता को लाभ होगा, कैसे उसकी कीमतें कम होंगी। जी बिल्कुल। मैं जरा इसे समझना चाहता हूं। पहले जो डॉक्टर एस.के. मल्होत्रा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आनुवांशिक रूप से जो संशोधित जीएम खाद्य फसलें हैं, दरअसल भारत में इसको लेकर एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। ये 2010 में बीटी बैगन का जो मुद्दा था, उसको उस समय की सरकार ने रोक दिया था। और अगर 2002 की मैं बात करूं तो बीटी कपास को मंजूरी दी गई, और कपास के कारण फायदा भी किसानों को भी हुआ, देश की अर्थव्यवस्था को भी हुआ। मल्होत्रा जी, जो इस तरह की फसलें हैं, जीएम फसलें हैं, आखिर उससे नफा नुकसान क्या है, किस तरह का है? दोनों पक्ष आप हमें बताइए। जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, विशेष तौर पर जो हमारे पास चर्चा की जो बात सामने आई निकल करके, कि हमारे देश में जो जितने भी तिलहनी फसलें हैं उनकी हमारे यहाँ कमी है, और करीब करीब जैसे 26 मिलियन टन हमारे यहाँ जो तिलहनी फसलों की जो है हमारी मांग है, उसका कुल जो है करीब 14 से 15 मिलियन टन ही हमारे हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। बाकी 10 से 11 मिलियन टन जो है हम लोग खुद जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि ये हमारी आवश्यकता है, और ये निश्चित रूप से पहले ही सिद्ध हो चुका है कि जीएम क्रॉप्स के एडॉप्शन से जो है हमारा उत्पादन और उत्पादकता जो हमारी कपास की फसल है उसमें बढ़ी है, और ये बिल्कुल सिद्ध हुआ है। और इसका जितना भी अभी आप देख रहे हैं कि हमारा पहले जो कपास का उत्पादन कम होता था, वो अभी बढ़ करके 341.9 लाख बेल हो गया है, और इसमें जितना भी 90% क्षेत्र है वो सारा जीएम है। अगर ये जीएम वैरायटी कॉटन की हाइब्रिड नहीं होती है हमारे पास, तो शायद हम कॉटन के इतना अधिक उत्पादन नहीं कर पाते, और आज हम एक बड़े एक्सपोर्टर भी है। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे कि मैं बता रहा था कि मस्टर्ड में, सरसों में भी जितनी टोटल मिलाकर तिलहनी फसलों में जो है हमारे यहाँ देश में कमी है, करीब करीब 1.2 लाख करोड़ का जो है खाद्य तेल हम जो है दूसरे देशों से हम लोगों को मंगाना पड़ता है। और उसमें जो है अब अगर आप देखेंगे कि हमारे एक तरह से घरेलू उत्पादन में सरसों का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें तो सरसों का अगर हमारा उत्पादन बढ़ेगा तो एक बहुत बड़ा जो कवरेज है ऑयल का वो इसमें होगा। और करीब करीब अब पिछले जो प्रयास हमारे किए गए उसमें हम बड़ी मुश्किल से उत्पादन करीब 90 लाख टन से 117 लाख टन पर बढ़ा सकते मल्होत्रा जी, लेकिन अगर ये वैरायटी आ जाएगी जी, और इसका कमर्शियलाइजेशन अब निश्चित रूप से होगा और इसका रास्ता खुल गया है, तो हमारा ये उत्पादन और बढ़ेगा। क्योंकि अभी जो हम लोग एवरेज यील्ड की बात करते हैं वो लगभग मल्होत्रा जी करीब 1000 किलो पर हेक्टेयर ये एवरेज बताया गया है जी। और जबकि हमारा पोटेंशियल अभी हमारी अपनी वैरायटी से भी
करीब करीब मैं ये कहूंगा कि जैसे करीब अढ़ाई के आसपास जो है 2500 मेहलोत्रा जी, आप कहेंगे मेहलोत्रा जी, पोटेंशियल हमारी वैरायटीज में है। मेहलोत्रा जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं। आप कृषि मंत्रालय से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। अगर आज इसको मंजूरी मिल रही है जीएम सरसों को, तो पहले बीटी बैगन को क्यों रोका गया? बीटी बैंगन और इसको मैं वैसे तो मैं ये नहीं कहता हूं कि जीएम क्रॉप नहीं आनी चाहिए, जीएम क्रॉप आनी चाहिए, क्योंकि इसका जो एक तरह का महत्व है वो बिल्कुल सिद्ध हो चुका है दूसरे देशों में। लेकिन चूंकि वो एक सब्जी के रूप में है, हो सकता है कि अलग भ्रांति हो लोगों के मन में, क्योंकि कॉटन है तो कॉटन का एक तरह से रेशे के रूप में चला गया। और जितना जो एक प्रकार से अगर हम सरसों को जो अनुमति मिली है तो सरसों में भी वो अंश जो है उसका बिल्कुल नहीं रहता। वो अंश तो बहुत ही पहले ही अर्ली अवस्था में जो जीएम का अंश है वो पहले ही खत्म हो जाता है, क्योंकि हर्बिसाइड टॉलरेंस का मतलब ये हुआ कि जब ये किस्म लगाई जाएगी तो हम लोग जो एक प्रकार से खरपतवार नाशी है वो इसके लिए ये सहनशील होगा और इसको फसल को कोई नुकसान नहीं होगा और खरपतवार जो है हमारे एक प्रकार से वो कंट्रोल भी हो जाएंगे और हमारी उपज बढ़ेगी, क्योंकि रबी के मौसम में खरपतवार सबसे बड़ी समस्या है और पहले जो 35 से 40 दिन है वो बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो ये जो DMH 11 जो ये हाइब्रिड आएगा तो ये एक प्रकार से एक क्रांति लाएगा। एनके सिंह जी, इसको लेके तमाम तरह की, ठीक है, कुछ देशों में इससे फायदा हुआ है, जो आर्थिक पक्ष है वो दिखाता, जैसा दीपक जी ने कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, किसान को फायदा होगा, अगर हम मान भी लें। लेकिन पौधों में जानवरों के जीन के मिश्रण का एक मुद्दा उठता है, पर्यावरण से संबंधित सवाल भी उठते हैं। इन पहलुओं को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत ही स्वागत करता हूं सरकार का जो निर्णय है कि इसको जीएम सरसों को जो अनुमति दी है जीएसी ने, और इसके पहले इस साल जीनोम एडिटिंग के ऊपर भी सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, उसको भी अलाउ किया है और उसमें जो चेंजेज होते हैं उसको अप्रूव किया है कि उसको इतना रेगुलेशन के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत महत्वपूर्ण है और बिना टेक्नोलॉजी के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो हमें टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करना पड़ेगा सेलेक्टिव बेसिस पे। और ये बहुत ही स्वागत जो कदम है, जैसे कि बहुत ज़्यादा आयात होता है एडिबल ऑयल का, और जो भी ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो सब जीएम है, सब कनोला सरसों जो आयात हो रहा है वो जीएम है। और ये कहना गलत है कि हम जीएम नहीं सरसों नहीं खा रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, और जो कॉटन सीड ऑयल है वो भी उसमें मिक्स होता है, वो भी खाया जाता है। तो ये अप्रूवल बहुत ही स्वागत योग्य है। जहाँ तक जीन्स के हस्तांतरण की बात है कि जीन को हम सपोज कीजिए बैक्टीरिया से, जिस केस में बैक्टीरिया से जीन लिया गया है और पौधे में डाला गया है, जिसकी वजह से वो बारनेज, बार स्टार और बार 3 जीन डाले गए हैं, जिसमें कि सीड प्रोडक्शन के लिए वो है, फैसिलिटेट करता है। और जैसा कि अश्विनी जी ने बोला कि उसकी उपज एट पार है दूसरे हाइब्रिड में, तो ये टेक्नोलॉजी है सीड प्रोडक्शन की, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन की, और नए नए हाइब्रिड भी विकसित होंगे इसको यूज करते हुए, जिनकी उपज और भी ज़्यादा होगी। और एक चीज़ और उन्होंने बोला कि ये ग्लाइफोसेट नहीं, इसमें बार जिन्हें दूसरा हर्बिसाइड है, बास्टा है जी। और जो हर्बिसाइड किसानों द्वारा यूज किया जाता है, क्योंकि देखिए ना उसका जो विकल्प है क्या है कि औरतें जा करके बैक ब्रेकिंग, हाथ से घास निकालना या खुरपी से निकालना, उसका ऑप्शन क्या है। आजकल किसानों में लेबर की कमी है जो कि बैठ के घास निकालें, तो सारे किसान हर्बिसाइड यूज कर रहे हैं। रियल मुद्दा है कि वो हर्बिसाइड सेफ है कि नहीं, इस पे हमें करना चाहिए, ना कि हर्बिसाइड एज सच बुरा है। जीएम भी आवश्यकता के अनुसार जो हमारी आवश्यकता है, सरसों में ऑयल सीड की आवश्यकता है, इसलिए इसको गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। तो ये पूरे स्वागत जो कदम है। और एक जीन जैसे देखिए पौधों में, सरसों में 30-40 हज़ार से कम जीन नहीं है, टोटल जीन देखा जाए उसमें एक जीन बैक्टीरिया का डाला गया और उसको पूरा टेस्टिंग करके इससे कोई नुकसान नहीं होता। हमारे शरीर में हजारों तरह के बैक्टीरिया रहते हैं जी। इनफैक्ट जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो बैक्टीरिया मर जाते हैं, फिर डॉक्टर एक टैबलेट देता है जिसमें से बैक्टीरिया फिर रिस्टोर होते हैं। तो एंटीबायोटिक प्रोबायोटिक साथ साथ में खाते हैं। तो जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे पौधा है, बैक्टीरिया है, जानवर है, उसमें बहुत ढेर सारी समानताएं हैं। क्योंकि मैं तो जीनोम पे काम करता हूँ, हजारों के जीन
हमारे में और पौधों में कॉमन है, समान है, बैक्टीरिया में कॉमन है। तो एक जीन अगर हम प्यूरिफाई करके, विज्ञान ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि अब मंगल यान पर जा रहा है, तो एक जीन डालने से अगर फायदा होता है किसी का, तो उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में कोई मेरे समझ से गलती नहीं है। और स्वदेशी के रूप में हमारे साइंटिस्ट खुद विकसित कर रहे हैं। हमारे साइंटिस्ट बिल्कुल कैपेबल हैं कि वो compete कर सकते हैं किसी भी तरह की कंपनी से या विदेशों से। तो हमारे आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में बहुत बड़ा कदम है जी, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के क्षेत्र में। जी बिल्कुल। दीपक जी, इससे एक आर्थिक पक्ष जो आपने कहा, जाहिर सी बात है देश को फायदा होगा, लेकिन जो स्वदेशी मानने वाले लोग हैं उनका कहना यह रहा है कि ये टेक्नोलॉजी जो है ना तो सुरक्षित है ना स्वदेशी है। आपका क्या कहना है? देखिए, सेलफोन स्वदेशी है, एरोप्लेन स्वदेशी है, क्या स्वदेशी है? आप किस टेक्नोलॉजी को लेकर आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ वो डिस्कवर हुई? अब अश्विनी जी मेरे कुलीग रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ये कह रहे हैं कि जी बायर के पेटेंट। अब ये बायर की प्रॉब्लम है, हम क्यों परेशान हो रहे हैं? 20 साल हो गए ये टेक्नोलॉजी को लागू किए रेपसीड में। कनाडा, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों में 20 साल से रेपसीड इन तीनों जीन के साथ ग्रो की जा रही हैं और वो फल फूल रहे हैं और हम परेशान हो रहे हैं। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि वैरायटीज की प्रोडक्टिविटी 2800 है, हाइब्रिड की 2300 है। ये थोड़ा उल्टा कह गए, वैरायटीज की 2300 है, हाइब्रिड की 2800 है। और ये तो स्टार्ट है हाइब्रिड का जी। एक टेक्नोलॉजी होती है हाइब्रिड सीड बनाने की। हमने ये कभी नहीं कहा कि DMH11 फाइनल वर्ड है हाइब्रिड्स में, ये फर्स्ट वर्ड है। लेकिन हाइब्रिड बनाने के लिए आपको एक अच्छा पॉलिनेशन कंट्रोल मैकेनिज्म चाहिए कि पौधा अपने आप को सेल्फ पॉलिनेट नहीं करे। और जहां तक स्वदेशी मस्टर्ड की बात है, हमने अभी फार्मर्स कंपनीज को और ICR में मस्टर्ड व्हाइट रस्ट रेजिस्टेंस एक डिजीज है मस्टर्ड की, बहुत इंपॉर्टेंट, उसका मटेरियल बनाकर दिया है। वो रिलीज हुआ है आज, मुझे बताया DDG क्रॉप्स ने आज। वो मटेरियल हमने ईस्ट यूरोपियन मस्टर्ड से लेकर इंडियन मस्टर्ड में डाला, डिजीज रेजिस्टेंस। हमारी मस्टर्ड में डिजीज रेजिस्टेंस है ही नहीं, हम एग्जॉस्ट कर चुके हैं जी। तो इस तरह की बात करना, ये फ्रैंकली बुरा नहीं मनाएंगे अश्विनी जी, ये आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड है। जिसमें मस्टर्ड मिडिल ईस्ट में ओरिजिन हुई, चाइना में गई, हिमालय पार करके इंडिया में आई, फिर मोहनजोदारो और हड़प्पा की सिविलाइजेशंस में भी मस्टर्ड का सीड मिलता है। तो कौन किसका है? स्वदेशी क्या है? हमारी मस्टर्ड में ये गुणवत्ता है कि ये हमारे ग्रोइंग सीजन में बहुत वेल अडेप्टेड है। जो दूसरी मस्टर्ड्स हैं जो यूक्रेन वगैरह में ग्रो होती थी, ईस्ट यूरोपियन टाइप, वो उनको लॉन्ग डे चाहिए फ्लावर करने के लिए जी। तो वो थोड़ा लंबा समय लेती हैं, तो हम उनको मॉडिफाई करके शॉर्ट ड्यूरेशन में लाएंगे। और जब हम ईस्टर्न यूरोपियन और इंडियन का क्रॉस करेंगे ऐसी का, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी आएगी। ये क्या हुआ कि ये हमारी मस्टर्ड है, हमारे ब्रीडर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन एक समय आ जाता है जब आगे प्रोग्रेस करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि जेनेटिक पूल नैरो हो गया। अब उसको ब्रॉडन करना है, चाहे वो आप मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग से करिए या जेनेटिक इंजीनियरिंग से करिए या जीन एडिटिंग से करिए, लेकिन आपको उसमें गुणवत्ता लानी पड़ेगी जी। तो ये लेकिन दीपक जी की हाइब्रिड में कुछ नहीं है। और हमारे फार्मर्स बहुत समझदार हैं जी, आप उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए, वो सोचेंगे कि कौन सा उनके लिए अच्छा है, कौन सा उनके लिए बुरा है। ये भी मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं क्योंकि मैं पंजाब की रूरल साइड पर पैदा हुआ था और वहीं पर मैंने थोड़ी अपनी इनिशियल पढ़ाई की थी। फार्मर जानता है, लेकिन फार्मर को अल्टरनेटिव, आज हम कहते हैं वीट की जगह मस्टर्ड लगाएं। पंजाब में वीट आपको 5 टन देती है, मस्टर्ड आपको 1.5 टन देती है। कौन फार्मर लगाएगा मस्टर्ड को, आप मुझे बताइए। लेकिन अगर वही 2.5 और 3 टन देनी शुरू करे तो शायद फार्मर डाइवर्सिफाई करे और दूसरी क्रॉप में जाए जी। तो ये बहुत ही जरूरी है, ये प्रैग्मेटिक डिसीजन है, इसमें शायद आइडियोलॉजी इतनी मिक्स्ड अप नहीं है जितनी कि अश्विनी जी चाहते हैं और लोग चाहते हैं।
लेकिन ये प्रैग्मेटिक डिसीजन है और मैं गवर्नमेंट की बहुत सपोर्ट करूंगा कि उन्होंने ये कदम लिया है फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। जी दीपक जी, इसमें किसी का कोई इस चीज के विरोध में नहीं है। जिस चीज से देश को फायदा हो उसका कोई विरोध नहीं करता है, लेकिन सवाल जो खड़े होते हैं उन पे आपसे पक्ष जानना भी हमारा दायित्व है। मसलन क्या इसका स्वास्थ्य पर क्या असर होगा, पर्यावरण पे क्या असर होगा, खरपतवार पे क्या असर होगा, ये ऐसे सवाल हैं जो चर्चा में उठते हैं। इनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आप ये कहें ये प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल टेकिंग टू द एक्सट्रीम है कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि 20 साल में कनाडा में 9 मिलियन हेक्टेयर इज अंडर रेप सीड विद हाइब्रिड्स। वहां क्या हुआ? कोई बताएगा मुझे कि वहां क्या नुकसान हुआ? इसमें तो हो चुका है सब कुछ, दुनिया देख चुकी है। अगर आपको एक फंडामेंटल व्यू है कि कुछ भी बाहर से नहीं आना चाहिए, जो भी हो यहाँ का ही हो, तो फिर तो बहुत गड़बड़ होगी। आप अपनी वीट को ले लीजिए, उसमें कितनी जीन्स रस्ट रेजिस्टेंस के लिए बाहर के जर्मप्लाज्म से आई हैं, आपको मालूम ही नहीं होगा। क्योंकि जब अच्छा चल रहा होता है तो कोई जानने की कोशिश ही नहीं करता कि अच्छा क्यों हुआ। लेकिन बुरे के बारे में सोचना और उसके बारे में सोचना ज्यादा आसान है कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये 20 साल में तो अभी तक कुछ हुआ नहीं बार स्टार से जी हुआ। बताएं अश्विनी जी, अगर कुछ हुआ है तो मैं अश्विनी जी से पूछता हूं, अश्विनी जी से भी पूछ लूं। अश्विनी जी, ये आरोप लगता है कि आप लोग बिना वजह, बिना किसी आधार के विरोध करते हैं, इसके पीछे क्या वजह है? मुझे बताइए है कि बिना आधार के अगर विरोध हो तो क्या उसको कोई मान्य करता है क्या? यह यूपीए सरकार के समय से हमारे विरोध को मान्य किया गया। अगर हम बीटी ब्रिंजल के बारे में बात करें तो केवल स्वदेशी जागरण मंच उसका विरोध कर रहा था और उस समय तत्कालिक जो मंत्री थे उन्होंने हमारी बात को मान्य किया और उस पर मॉरिटोरियम लगाया। जहां तक सवाल, देखिए यहाँ पर हम 4 लोग यहाँ पर हैं, उनमें से 3 लोग जीएम समर्थक हैं, आप ये देख रहे होंगे। उसमें एक जो मैं, क्योंकि इसलिए मेरा दायित्व और बढ़ जाता है कि मैं सारे विषयों को आपके सामने लाऊं। सबसे पहला विषय तो यह है कि आपने, मल्होत्रा जी ने कहा कि इससे कॉटन की बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ गई। मल्होत्रा जी, आप मुझे बताइए कि जो ट्रेडिशनल वैरायटीज थी फूड ग्रेन्स में, उनमें कितने % ग्रोथ हुई और कॉटन में कितने % ग्रोथ हुई? मैं प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, प्रोडक्टिविटी की बात कह रहा हूं। उसमें भी 3% ग्रोथ हुई प्रोडक्टिविटी में और कॉटन में भी 3% ग्रोथ हुई। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कॉटन का एरिया बढ़ गया तो उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा ही? अगर हमारे देश में ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन कम है, इसका मतलब इसका कारण ये नहीं है कि हमारे वेराइटीज के कमी के कारण है, हमारा रकबा ही कम है। मल्टीनेशनल कंपनियों ने एक तमाशा चलाया और एक कहा कि ये इसमें जहर आ गया है और आपको याद होगा ड्रॉप्सी के नाम पर, और पूरे देश से सरसों खत्म हो गई। ये एक षड्यंत्र था, उसके कारण हमारे देश में प्रोडक्शन कम है। और दूसरी बात आप जो कह रहे हैं कि इससे बहुत ज्यादा ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपने स्वयं ही इसके बारे में कहा हुआ है कि 2300 आपकी वैरायटी का जो है वो इससे प्रोडक्टिविटी है पर हेक्टेयर यील्ड जो है। तो हमारा ये कहना है कि अगर 2300 है और हमारी जो ट्रेडिशनल वैरायटीज हैं जिसका रेपसीड एंड मस्टर्ड इंस्टीट्यूट है उनकी 2900 किलोग्राम है, तो वो कैसे बढ़ेगा? और दूसरी बात यह है कि हम भविष्य के ऊपर बात कर रहे हैं और भविष्य की बात यदि हम करते हैं, आज अगर हमारे देश से एक्सपोर्ट हो रहा है बहुत बड़ी मात्रा में, जो हमारे फूड ग्रेन्स का, फूड प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट हो रहा है, दुनिया भर में हो रहा है, उसके पीछे एक प्रमुख कारण है कि हमारा नॉन जीएम टैग है। अगर जैसे ही हमारे देश में हमारे फूड क्रॉप्स में जीएम आ जाता है तो हमारा पूरा का पूरा बाधित होगा, पूरे दुनिया भर में एक्सपोर्ट। उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? क्या हम इसके बारे में पहले से तय कर चुके हैं क्या कि हमने अपने सारे जो एक्सपोर्ट को, इसमें हमने केवल जीएम की वैरायटी को आगे बढ़ाने के लिए हम अपने एक्सपोर्ट्स को तिलांजलि दे सकते हैं? नहीं दे सकते। हमारा ये कहना है कि इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं कि इसमें हर्बिसाइड्स क्यों यूज किए गए हैं, हर्बिसाइड टॉलरेंट क्यों बनाया गया, पहले इसके बारे में क्यों नहीं बताया गया, और अब जब सामने इसको
किया है, तो अब इसको मान्य किया जा रहा है। दूसरी बात ये कि इसके अंदर अभी भी जैसे आदरणीय दीपक पेंटल जी ने इस बात को मान्य किया कि इसमें बेयर के 2 ट्रेड्स हैं, तो बेयर के जो 2 ट्रेड्स आने के बाद अगर बेयर कंपनी इसके बारे में कोई कंपनसेशन मांगती है, तो क्या हमारे देश के बीच हमारे स्वदेशी जागरण मंच का ये केवल आइडियोलॉजिकल विषय नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी आर्थिक कारण है। बिल्कुल, हम अपने किसानों की रक्षा तो करें। बिल्कुल अश्वनी जी, को क्यों कंपनियों के हाथों में बीजों में। जी बिल्कुल अश्वनी जी, स्वदेशी जागरण मंच के चूंकि आप प्रतिनिधि के रूप में इस समय चर्चा में भाग ले रहे हैं, इसलिए मैंने स्वदेशी जागरण मंच का उल्लेख किया, लेकिन देश में करीब 150 संगठन इसके खिलाफ में खड़े हैं, इसका विरोध करते रहे हैं। एन.के. सिंह जी, संक्षिप्त में मैं आपसे समझना चाहूंगा कि बात जो प्राकृतिक खेती की आती है, जैविक खेती की आती है, और जब हम जीएम फसलों की बात करते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं खतरा जो हमारी प्राकृतिक खेती है उस पर भी खड़ा होगा या हो सकता है। देखिए, इसके बारे में मैंने जैसे पहले भी कहा कि बिना टेक्नोलॉजी के हमें आत्मनिर्भरता संभव नहीं है, क्योंकि जैसे अश्विनी जी ने भी बोला कि रकबा बढ़ेगा तो उपज बढ़ेगी। रकबा तो बढ़ने से रहा, 140 मिलियन हेक्टेयर में खेती हो रही है पिछले 4-5 दशकों से, और अगले 4 दशकों में यह कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं। तो हमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से उत्पादकता बढ़ानी पड़ेगी, चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी हो। और जैविक खेती, प्राकृतिक खेती में ये प्रूवन है कि उतनी उपज नहीं है। हालांकि लोग क्लेम करते हैं कि शुरू में 3-4 साल नहीं होती है, बाद में बढ़ती है, लेकिन जैसे उदाहरण है कि श्रीलंका का हाल देखिए, अपने में सिक्किम का हाल देखिए, पहले नीचे से अनाज नहीं जाता था, अब नीचे से जा रहा है। तो वो एक डिफाइंड एरिया में ठीक है, जहाँ पर नेचुरली प्राकृतिक है, उसका एक्सपोर्ट इनकम ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा दाम मिलता है। लेकिन पूरे लार्ज स्केल पे अगर हम जाएंगे जैविक पे जी, तो मुश्किल में हम आ सकते हैं। ये मेरा सोचना है कि हमें उत्पादकता बढ़ानी है, इसके लिए हमें नवीनतम टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा और खुद बनाना पड़ेगा जी। हमारे वैज्ञानिक सक्षम है, जैसे प्रोफेसर दीपक पेंटल साहब हैं, उन्होंने बनाया है, उनका खुद का पेटेंट है। कुछ 1-2 चीजें तो बाहर से लेनी ही पड़ेगी। जो सैटेलाइट मंगल ग्रह पर छोड़ा गया था उसमें सारी चीजें थोड़ी ना इंडिजिनस थी, कुछ जो है चिप तो बाहर की रही होगी, कुछ बाहर का है, कुछ अंदर का है, लेकिन एज ए होल जो इंडिजिनस डेवलपमेंट है। ये कहना कि हम 100% सब कुछ आज के युग में सब कुछ स्वदेशी हो जाएगा, नहीं हो सकता। लेकिन हम अगर आधुनिकतम टेक्नोलॉजी को नहीं उपयोग करेंगे तो हमारी आत्मनिर्भरता खतरे में पड़ जाएगी। क्योंकि मैं भी दिल से स्वदेशी ही हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि हमें आधुनिक टेक्नोलॉजी को तिलांजलि नहीं देनी पड़ेगी, उसका उपयोग करना पड़ेगा। हम जो है 50 साल पहले आज टेक्नोलॉजी के बल पर बहुत बड़ा बदलाव देश में देखने को मिल रहा है, कृषि क्षेत्र में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। अगर टेक्नोलॉजी से देश के किसान को फायदा होता है, उपभोक्ता को फायदा होता है, तो ऐसे हर प्रयास का, हर नीति का समर्थन करना भी चाहिए। देखिए, 20 साल से बीटी कार्टन चल रहा है, उससे तो कोई नुकसान नहीं हुआ, फायदा ही हुआ। तभी तो 95% 90% किसान बीटी कार्टन ही उगा रहा है। जैसे लोग कहते हैं कि पुरानी प्रजातियां हम क्यों नहीं उगाते हैं, धान और गेहूं की भी, वो सारी प्रजातियां जी बिल्कुल। एन.के. सिंह साहब, चूंकि मुद्दा सिंह साहब चूंकि मुद्दा किसानों से जुड़ा है, खेती से जुड़ा है, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, इस जीएम फसलें जो हैं उसके तमाम आयाम हैं, उस पर चर्चा हो सकती है, लंबी चर्चा हो सकती है। आप चारों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।